हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका द्विवेदी एलिन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच में बीए 6th सेमेस्टर के सिलेबस के साथ उपस्थित हूँ। आई होप आप लोगों की 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी, आपके पेपर अच्छे हुए होंगे और आप लोगों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया होगा। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपके 6वें सेमेस्टर के सिलेबस को देखने जा रही हूँ कि 6वें सेमेस्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आप लोगों को 6वें सेमेस्टर में 2 थियरी के 2 पेपर होंगे। तीसरा ये जो पॉइंट है ये आपका प्रैक्टिकल फाइल का जो भी आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है उसके बारे में है, और चौथा पॉइंट है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। ये 4 सेगमेंट में आपके 6th सेमेस्टर का सिलेबस बटा हुआ है, जिसमें से आपको डाइटिएटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में, डाइटिएटिक्स क्या है? डाइटिएटिक्स जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें हमारी डाइट में हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग कैलोरी कितनी अवेलेबल है, हमें क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, कितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू की आवश्यकता हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग है, किस अवस्था में क्या चाहिए, ये सारी जानकारी आपको डाइटिएटिक्स के माध्यम से पढ़ने को मिलने वाली है। वहीं थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि आपको ये मिलेगा कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी है जब हम किसी बीमार व्यक्ति को कोई आहार देते हैं या उसकी बीमारी के हिसाब से जब हम उसे आहार देते हैं तो उसे ही हम थेरेपेटिक जो न्यूट्रिशन के बारे में थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन वो है जो किसी बीमार व्यक्ति को उसकी बीमार अवस्था में प्रदान किया जाता है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब है कि रिसर्च करने के लिए किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जेंडर डेवलपमेंट, यानी कि जो जेंडर है यानी कि जो लिंग है, लिंगों का विकास, जेंडर्स का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, इसके बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। थेरेपेटिक जो आपका थेरेपेटिक डाइट प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिटिव इवैल्यूएशन है, ये आपका प्रैक्टिकल सेगमेंट है। इसमें आपको भोज्य पदार्थों की जो पोषक मूल्यों का मूल्यांकन है वो आपको इसमें करना है। और रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? आपको टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक पर आपको एक लघु शोध बनाना होगा, एक थीसिस बनानी होगी या सिनैप्सिस जिसे हम कह सकते हैं, एक सिनैप्सिस बनानी होगी। आपको रिसर्च कैसे किया जाता है ये आपको आपके इस क्लास में सीखना है। तो अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अभी से आपको शोध कराया जा रहा है। ये ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है कि जब एमए में आपको शोध दिया जाएगा तो आप घबराए नहीं, बल्कि बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आप क्या कर रहे हैं अभी से सीख लीजिए, और आने वाली क्लास में आप अपने काम को और अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर पाए। इसीलिए ये नॉलेज आपको इसी क्लास में थोड़ी सी दी जा रही है। जनरली क्या होता है कि ग्रेजुएशन का जो पूरे 6 सेमेस्टर का सिलेबस है वो आगे जाकर के अलग अलग कोर ग्रुप्स में बढ़ गया था। पहले के समय में हम क्या करते थे कि सारे कोर ग्रुप्स को, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन अलग था, आपका टेक्सटाइल अलग था, एक्सटेंशन अलग था, मैनेजमेंट अलग था, इन सबको अलग अलग कोर ग्रुप्स के तरीके से पढ़ के हम नेट की प्रिपरेशन करते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो नई शिक्षा नीति में सिलेबस को चेंज किया गया है तो वहाँ पर पूरे सभी ग्रुप्स के सिलेबस को मिक्स करके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कंप्लीट सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे में जो बच्चा नेट देगा उसकी प्रिपरेशन अगर वो ग्रेजुएशन में ही पूरी तन्मयता के साथ करता है, फर्स्ट ईयर से लेकर के पूरे 3rd ईयर तक, और एमए का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अगर इस सिलेबस को वो पूरी कह सकते हैं कि अपने समर्पण भाव से पूरी तन्मयता के साथ अगर तैयार करता है तो उसे नेट के लिए जेआरएफ होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसकी तैयारी वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन चूंकि क्या होता है, विडंबना इस बात की है कि जब बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, जनरली जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं वो होम साइंस को इतना लाइट
ट्रीट करते हैं कि जैसे वो कोई हलवा हो। ये हलवा नहीं है, ये भी बाकी सब्जेक्ट जैसा ही रिस्पेक्ट पाने के योग्य है। ये भी आपको एक अच्छा प्रोफेशन देता है, आपको एक अच्छी सामाजिक स्थिति देता है, आपको एक बहुत अच्छे टीचर के रूप में, आप प्रोफेसर के रूप में आपको स्थान दिलाता है। तो चूंकि आप इसका सम्मान करोगे तभी तो ये आपको सम्मान दिला पाएगा। तो आप भी इसके साथ उतने ही समर्पण भाव से लगिए जितना कि आप बाकी सब्जेक्ट को अहमियत देते हुए लगते हो। अपने सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट करो, मेहनत करो, तब कहीं जाकर के आपका विषय आपको आपके जीवन की ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर आप उसको सम्मान नहीं दोगे, उसको स्थान नहीं दोगे, तो वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। सारा खेल आपके समर्पण का है। जैसा समर्पण होगा वैसा ही रिस्पॉन्स आपको आपकी लाइफ में मिलने वाला है। मेरा ये दायित्व है कि मैं समय पर आपको जगाऊं। अभी तो फिर भी मान लीजिए आपका 6वां सेमेस्टर है, 5 सेमेस्टर तक आपने जो भी पढ़ा, जो कमी रह गई, कोई बात नहीं, अब घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। 6वां सेमेस्टर है, पूरी मेहनत कीजिए और अपने सिलेबस को इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए कि वो आगे जाकर के आपके लिए हेल्पफुल बन पाए। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपके इस दोनों पेपर में, जो आपका थियरी का पेपर है, इसमें पॉइंट वाइज मैं बात करूंगी कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। देखिए, आपके फर्स्ट पेपर जो डायटीटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का आपका पेपर है, ये थियरी का पेपर है। इसमें आपको इन सारे पॉइंट्स को पढ़ना होगा और इससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसको एक्वायर करके क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना इससे रिलेटेड, तो आपका नॉलेज और भी शार्प होगा, आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। यहाँ पर आपको डाइट क्या है, डाइट से इंट्रोड्यूस होना है। डाइट क्या है, हम जो भी खाते पीते हैं वो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार खाते पीते हैं या नहीं है। तो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट, हमारा जो भी मेंटल या फिजिकल हेल्थ है उसको बेस्ट रखने के लिए जो हमारी डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, उससे हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में होने वाला है। सेकेंड चैप्टर है आपका डाइट एंड फीडिंग मेथड्स, कि कोई भी डाइट है या कोई भी भोज्य पदार्थ है उसे हमें किस रूप में ग्रहण करना चाहिए, हमें कैसा भोजन को किस रूप में परिवर्तित करके खाना चाहिए। कई बार हम कई ऐसे फूड्स को ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं जो उनका फीडिंग मेथड नहीं होता है और वो हमारे लिए हार्म हो जाते हैं, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो भी कैलोरी हमें मिल रही है उसका हमारी बॉडी में किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि उसका पाचन, वो किस तरीके से छोटे कणों में टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है। हमारे भोज्य पदार्थों को एनर्जी के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है जिसे हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर आपका है डाइट ड्यूरिंग फीवर्स एंड इन्फेक्शंस। जैसा कि लिखा है, आप स्टेटमेंट से ही क्लियर हो गए होंगे कि हमें फीवर्स में और इन्फेक्शंस में किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। कई बार हम जितने फीवर में होते हैं तो हमारा मुंह फीका होता है, हम हैवी या कुछ चटपटा सा खाने के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए हेल्दी नहीं होती हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या अवॉइड करना है और क्या हमें कंज्यूम करना है, ये चीज़ें हमें इस चैप्टर से गाइडलाइन मिलने वाली है। अगला चैप्टर है हमारा कि हमारा जब डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, यानी कि जब हमारा जो पाचन संस्थान है वो जब रेस्ट मोड पे आना चाहता है तो वैसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। जब किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव इन्फेक्शन है या अपच जिसे हम अपने साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो वैसी परिस्थितियों में हमें किस प्रकार का डाइट लेना है वो हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलने वाला है। अगला जो पॉइंट है ये आज के समय का आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम ज्वलंत मुद्दा आप कह सकते हैं। लोग जिसे देखे वो अपने वेट मैनेजमेंट के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिख रहा है। लोग जिम जा रहे हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। करना भी चाहिए, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे ना तो फिर बाकी किसी भी चीज़ का ध्यान रखने से आपको कोई फायदा होने वाला है ही नहीं। और पूरी बॉडी की हेल्थ को अगर एक जरिया अगर आपसे कोई पूछे कि आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक काम है, आप अपने गट हेल्थ को सही रखिए, यानी कि आप अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक को हेल्दी रखिए, बाकी सब तो अपने आप
हेल्दी मेंटेन हो जाएगा, जिसके लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है हमारे आज की लाइफ स्टाइल में हमारा वेट मैनेजमेंट। स्ट्रेस है तो भी वेट भग रहा है, हमने अनहेल्दी खा लिया तो भी वेट भग रहा है, हमने खाना कम खाया नहीं खाया तो भी हमारा वेट घटता चला जा रहा है, किसी का घटता जा रहा है, किसी का बढ़ता चला जा रहा है। तो वो जो बैलेंस है हमारी एज और हमारी हाइट के हिसाब से जो हमारा वेट होना चाहिए, उसके मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट आपका है थेरेपेटिक डाइट इन कार्डियक डिजीज। व्हाट इज कार्डियक डिजीज? दिल का दौरा। भाई दिल का दौरा आज के समय की सबसे आप कह सकते हैं कि ऐसी बीमारी है जो हर 6 लोगों में कोई ना कोई आपको दिल की बीमारी से परेशान व्यक्ति मिलने वाला है। तो आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर कार्डियक डिजीज से परेशान है तो उसकी डाइट में हमें किन चीज़ों को रोकना है, किनको देना है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। और एंडोक्राइनल डिसऑर्डर आज के समय में हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस, यानी जो हमारी लाइफ स्टाइल में जो हमारा तनाव है, ये हमारे पूरे एंडोक्राइनल डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा आप कह सकते हैं हार्मोनल सिस्टम है, जो हमारा हार्मोन का सिस्टम है, जो पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसके फेल्योर में या उसके किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर में हम भोजन से उसको कैसे सही कर सकते हैं, हम अपनी डाइट से उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है ना कि आपका इंसुलिन बढ़ रहा है, भाई आपको डायबिटीज़ है, तो आप क्या करते हो, आप शुगर पे, मीठे पे कंट्रोल करने लगते हो, आप चावल पे कंट्रोल करने लगते हो, आप किसी भी मीठी चीज़ पे कंट्रोल करने लगते हो, फिर धीरे धीरे आप उससे निजात मिल जाती है आपको। वैसे तो शुगर और बीपी आज के समय में जिसको देखिए उसको ये समस्याएं घेरे रखी हैं। तो ये इन कंडीशंस में आप अपनी डाइट को कैसे बैलेंस करोगे, ये भी आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये सारी बातें एक होम साइंस के स्टूडेंट से क्यों की जा रही हैं, क्योंकि ये तो एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट टॉपिक हो गया। भाई जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसके बारे में अच्छा पढ़ेंगे, भाई सारे की सारी चीज़ें बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, बायो से रिलेट कर रही हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि होम साइंस तो टफ दिख रहा है भाई, ये तो कहाँ से आ गया और ये हमें इसके पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो आपको ही इसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही जो गृहिणी है वो परिवार में एक छोटे बच्चे की माँ के बाद उसकी प्रथम शिक्षिका बन जाती है, घर के बुजुर्गों के लिए एक नर्स का काम करती है, घर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी एक डॉक्टर बन जाती है। कहते हैं ना कि घर की जो गृहिणी होती है वो मल्टीपर्पज वर्क करती है, वो मल्टी स्किल्ड होती है, क्योंकि किसी भी तरह की परिस्थिति आए सबसे पहले सामना उसी को करना है भाई। तो उसके अंदर इन सारी चीज़ों का नॉलेज अगर है तो वो क्या है, एक बहुत शानदार पैकेज बन जाती है, एक बहुत ही घर को चलाने वाली सफल महिला कही जाती है, जिसके पास नॉलेज का पिटारा होता है। और हमारा सिलेबस ये क्यों हमें ये सारी चीज़ें बता रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करें जो केवल किताबी ज्ञान का भंडार ना हो बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज का भंडार हो, और उससे जो भी एक हमारी सोसाइटी में ऐसा नॉलेज कन्वे किया जाए, ऐसी चीज़ें भेजी जाएं जिससे लोगों को समय पर फ़ायदा मिले। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई लिखाई जा रही हैं। तो इन सारी टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। आपके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन पर कि डायटिएटिक्स क्या है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो कम से कम मुझे कमेंट में बताइए तो सही, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत किसी के काम आ रही है। आप भी मेहनत कीजिए, आपके साथ साथ मैं भी पूरी मेहनत करूँगी, और आपके जीवन में आपको अग्रसरित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी। और आप भी मेरे लिए सिर्फ इतना कीजिए कि अपने दोस्तों तक, अपनी क्लासमेट्स तक मेरी वीडियोस को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी मेरी मेहनत से कुछ फ़ायदा उनको भी हो। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।